क्या हो गया? फोन ले लिया था इसके अभी 4 बजे के बाद आएगा वो चला मैं चला देता हूं मैं सोचता क्या लगा वो काम से कहने वाली यहां आपको ब्रेक चला हां तो आयुष का आ गया मैं चार्जिंग पड़ गई चला गया इधर आओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? गुड इवनिंग। बढ़िया सर, वेलकम बैक सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम बैक सर। थैंक यू थैंक यू। तो कहाँ थे लास्ट क्लास में भाई? तुम लोग लास्ट क्लास में कहाँ थे ये बताओ? सर कैसे आ गए? ऑस्मोटिक प्रेशर किया था। ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया था तुम लोगों का? बेंच ऑफ फैक्टर भी केस ऑफ एसोसिएशन भी हो गया था सर। क्या हो गया था? सर एसोसिएशन वाले तक हो गया था। एसोसिएशन तक हो गया है। हाँ सर बहुत एसोसिएशन हो गया। ठीक है सर वो हैंडी लॉ वगैरह ये सब बचे हैं। हैंडीज लोग बचे हुए हैं और एक और चीज बचा हुआ है शायद तुम्हारा वन टॉप गुड डेविएशन वाला बचा है। आइडियल सोल्यूशन हो गया है, रियल सोल्यूशन बचा हुआ है, राइट? नहीं यस सर। ठीक है। तो वांट फैक्टर पूरा बचा हुआ है, बहुत दिन से दिखे नहीं, कहाँ हो, कैसे हो? मैं ऑल गुड, आई एम ऑल गुड बच्चा। तो लेट्स बिगिन विद द क्लास। और लास्ट क्लास में सर ने जो बताया आपको वो तो सर ने पढ़ाया होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सर ने आप लोगों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताया है अभी? नहीं सर। नो सर। नहीं सर। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ाने के बाद ही मैं तुमको पढ़ा पाऊंगा कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेसिकली डेविएशन फ्रॉम दी रॉल्स लॉ से ही आता है, और रॉल्स लॉ का डेविएशन जो होता है वही होता है तुम्हारा रियल सोल्यूशंस। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ना पड़ेगा लिक्विड्स का। अब कुछ बातें सर ने वहां पे आपको पहले से बता रखा होगा और उसी बात के ऊपर मैं और बातें बांधूंगा, उसके बाद फिर मैं आपके रियल सोल्यूशन की तरफ मूव करूंगा। यहाँ पर क्या है कि अगर तुम्हें सर ने बताया होगा कि अगर कभी भी तुम पॉजिटिव डेविएशन अगर तुम कभी भी आइडियल गैस का आइडियल लिक्विड सोल्यूशन का बिहेवियर देखोगे तो उसमें एक पर्टिकुलर लॉ फॉलो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉस लॉ, जिसमें PS इक्वल्स टू P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स भी होता है, राइट? सल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो भी अपन टोटल प्रेशर होता है वो होता है तुम्हारे सॉल्यूशन के प्रेशर के इक्वल। अब इसमें सर ने कुछ ऐसे ग्राफ्स पढ़ाए होंगे आपको, तो लिखो हेडिंग पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बात मत करना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखो हेडिंग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ाऊंगा, कोई नहीं मैं सब करा देता हूं अभी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखना है इसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है पहले समझते हैं इसको, उसके बाद फिर हम उससे आगे बढ़ पाएंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर दो तरह से डिस्टिलेशन होती है, एक होती है आइसोबारिक डिस्टिलेशन, एक होता है आइसोकोरिक डिस्टिलेशन, आइसोथर्मल डिस्टिलेशन। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो डिस्टिलेशन हैं, एक है आइसोथर्मल डिस्टिलेशन जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और दूसरा होता है आइसोबारिक डिस्टिलेशन। तो आइसोथर्मल डिस्टिलेशन और दूसरा होता है आइसोबारिक डिस्टिलेशन। लिख लो फटाफट, आइसोबारिक डिस्टिलेशन, आइसोबारिक डिस्टिलेशन। अभी ये क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है ये शायद तुम लोगों को पता होगा कि कभी भी अगर दो चीजों का मिक्सचर को अगर अपन सेपरेट आउट करना चाहें, या दो या दो से ज्यादा तरह के मिक्सचर को अगर अपन सेपरेट आउट करना चाहें तो उस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। अब डिस्टिलेशन के दौरान आपने देखा होगा गैसेस का भी हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया था, वहां पर भी जब हम लोग ग्राहम्स लॉ को फॉलो करके हम लोगों ने गैस को अलग अलग किया था, वैसे यहाँ भी लिक्विड को भी हम अलग अलग कर सकते हैं।
अब लिक्विड को अलग अलग करने के लिए हमारे पास लिक्विड के इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो सर ने आपको बताया होगा, एक ग्राफ तो फॉर श्योर पढ़ाया होगा कि सर ने बोला होगा कि अगर मान लो ये तुम्हारा कोई ऐसा, यहां पर हमने एक्स ए इक्वल टू 1 ले लिया और एक्स बी इक्वल टू 0 ले लिया, राइट। यहां पर वाई ए इक्वल टू 1 है और वाई बी इक्वल टू 0 है। सर ने बोला होगा कि इनिशियल लाइन जहां से स्टार्ट होती है, यहां पे मान लेते हैं प्योर ए प्रेजेंट था, फिर जहां पर खत्म हो रहा है वहां मान लेते हैं प्योर बी प्रेजेंट है, तो एक्स बी इक्वल टू 1 हो गया और यहां पर एक्स ए इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। सिमिलरली सिमिलरली वाई बी इक्वल टू 1 होगा और वाई ए इक्वल टू 0 होगा, राइट। सर ये वाई ए और एक्स ए क्या है? तो बेटा देखो, मैंने आपको बताया होगा, सर ने आपको बताया होगा कि वाई जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज होता है, वेयर एक्स क्या होता है बताओ? मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर दो तरह के लिक्विड हैं, ए और बी टाइप लिक्विड। तो ए और बी टाइप लिक्विड अगर प्रेजेंट है तो फॉर श्योर ए और बी क्या करेंगे? अपना वेपर बनाएंगे, करेक्ट है, बिकॉज दोनों के दोनों क्या है? वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। तो अगर हमने इसका वेपर बनाया तो वेपर ये बन गया इसका, ये सर ने नहीं बताया था ग्राफ। ये ग्राफ नहीं बताया, मैं अब बता रहा हूं, तो सुन लो, सीख लो। बेसिकली ये ग्राफ बीच में आता है, आपको बताया गया होगा, आप शायद भूल गए होंगे। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा कोई बात नहीं, अभी सीख लो ना, मेरे से सीख लो, मैं सिखाऊंगा तो सिखा ही दूंगा ना। इधर देखो, अब मैंने यहाँ बोला कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर देखा कि इस लिक्विड के अंदर, इस कंटेनर के अंदर दो तरह के लिक्विड है, ए और बी, और दोनों के दोनों वोलेटाइल है, तो फॉर श्योर ए भी अपना वेपर बनाएगा और बी भी अपना वेपर बनाएगा। तो वैसे केस में जो फ्रैक्शन इनसाइड द लिक्विड फेज होगा उसी को हम लोग एक्स बोलते हैं। अगर मान लो यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक्स ए प्रेजेंट होगा और एक्स बी भी प्रेजेंट होगा। अब ये दोनों वेपर बनाएंगे और इक्विलिब्रियम फेज में जाएंगे, और इक्विलिब्रियम फेज में जाने के बाद ये वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा उसी को हम लोग वाई ए और वाई बी के नाम से जानते हैं। मतलब इस फेज के अंदर आप डाल्टन्स लॉ लगा सकते हो और इस फेज के अंदर आप रॉस लॉ लगा सकते हो, इजंट इट? टू कैलकुलेट दी टोटल प्रेशर, राइट, हम लोग नीचे वाले लिक्विड फेज के अंदर हम लोग रॉस लॉ लगाते हैं और गैसियस फेज के अंदर हम क्या लगाते हैं बताओ? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाते हैं। अब अगर यहां पर देखा जाए तो हमने क्या बोला? इनिशियली जब अपन ये वाला मोल फ्रैक्शन एक्सेस है और यहां पर चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या होगा बेटा? टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हम वेरी क्या कर सकते हैं? हम वेरी प्रेशर कर सकते हैं। तो वैसे केस में सर ने आपको बोला होगा कि अगर कभी भी आप यहां पर लाइन ड्रॉ करोगे लिक्विड और वेपर का, तो लिक्विड का लाइन, लेट सपोज तुम्हारा ए जो है वो लेस वोलेटाइल है और बी जो है वो मोर वोलेटाइल है, तो लेस वोलेटाइल का वेपर प्रेशर भी कम होगा और मोर वोलेटाइल का वेपर प्रेशर भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। जल्दी बताओ, यही तो होगा। अगर ये प्रेशर एक्सेस है तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर जो होगा वो लेस वोलेटाइल का लेस है, मोर वोलेटाइल का मोर है। और मोर वोलेटाइल क्यों बोला इसको? बिकॉज ऑफ हमें पता है कि बी इज मोर वोलेटाइल, हमने एज्यूम कर रखा है। अगर आपने उल्टा एज्यूम किया होता तो यहां से यहां ग्राफ जाती, अगर हमने ये एज्यूम कर रखा है तो यहां से यहां ग्राफ है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ए जो है वो लेस वोलेटाइल है किससे? बी से, राइट। अब वैसे केस में जब हम एक आइडियल सोल्यूशन ड्रॉ करते हैं तो ये रॉस लॉ को फॉलो करता है और पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता है। बोलो, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। बात सबको क्लियर है? अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब यही चीज अगर हम बोले कि ये तो तुम्हारा लिक्विड लाइन है, ये तुम्हारा लिक्विड लाइन है, करेक्ट बात है, ये तुम्हारा लिक्विड लाइन है। अगर हम गैसियस लाइन के ऊपर बात करें, अगर गैस के ऊपर बात करें, गैस का बिहेवियर कैसा होगा, कैसा बिहेव करेगा, तो सर ने आपको बताया होगा कि रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस फेज, रिलेशन बिटवीन द मोल फ्रैक्शन इन द गैसियस फेज एंड द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इनवर्सली होता है। ये तो सर ने पक्का बताया होगा आपको, राइट। मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में डायरेक्ट रिलेशन रखता है, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में डायरेक्ट रिलेशन रखता है, मतलब क्या? एक स्ट्रेट लाइन रखता है। वेयर एज अगर मैं गैसियस फेज की बात करूं तो लाइन कुछ ऐसा बनता है, और ये तो पक्का ही सर ने आपको बताया होगा, इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सर ने बोला होगा कि ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये तुम्हारा वेपर को रिप्रेजेंट करता है, वेयर ये लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बताओ? ये लाइन लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड, राइट। अब अपन बोलते हैं ये जो लाइन है ये तुम्हारा लिक्विड लाइन है और ये लाइन है तुम्हारा वेपर लाइन है। ये लाइन नहीं बताया था ये। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात। जरा बता सकते हो क्या, एक बार और रिपीट कर सकते हो? क्या रिलेशन सर? ये लिक्विड और वेपर का रिलेशन। बिल्कुल, मैंने बोला कि जब कभी भी आप लिक्विड फेज में जाओगे तो आप क्या फॉलो करोगे?
रॉस लॉ फॉलो करोगे, सिंपल सिंपल रॉस लॉ फॉलो होता है। और क्या होता है, पी एस इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इजंट इट? यही तो होता है। ये रिलेशन सर ने बताया था, ये तो पक्का बताया होगा, है ना? रॉस लॉ होता ही क्या है, पी एस प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहां पर तुम देखोगे तो पी नॉट ए पी एस इक्वल टू हो गया तुम्हारा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फिर उसके बाद सर ने क्या क्या होगा, यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए पुट किया होगा, इजंट इट? और फिर ये पूरा रिलेशन किस में आ गया होगा, एक स्ट्रेट लाइन बन के रह गया होगा, इजंट इट? देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन के रह गया होगा कि अगर हम एक्स ए को एक्स जगह लेके आ जाएं, अगर हम एक्स ए को एक्स जगह लेके आ जाएं तो ये पूरा रिलेशन क्या आ जाएगा, ये पूरा रिलेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये पी नॉट बी और माइनस पी नॉट बी एक्स से आया होगा। फिर एक्स ए को कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो एक्स ए कॉमन हो गया तो क्या बच गया तुम्हारा, तो बच गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, राइट? और प्लस क्या हो गया बेटा, प्लस पी नॉट बी हो गया। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है रिलेशन कैसा है, पी एस इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, मतलब वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, इजंट इट? और इसलिए लाइन कैसा आया बताओ, एक स्ट्रेट लाइन आया। वेयर एज अगर मैं वेपर फेज में जाऊंगा तो मैं वहां पर फिर डिफरेंट एजम्पशंस लेके चलूंगा, क्योंकि वेपर फेज में क्या हो रहा है, रॉस लॉ फॉलो नहीं होता, वेपर फेज में क्या फॉलो होता है, डाल्टन्स लॉ फॉलो होता है। तो वहां पर क्या होता है कि वेपर फेज में अगर मैं पीटी, अगर मैं पी ए लिखूंगा, अगर पी ए मतलब ए का प्रेशर, तो लिक्विड फेज में तो था ये पी नॉट ए एक्स से। वेयर एज अगर हम इसी चीज को किसमें लिखेंगे, अगर हम इसी चीज को अगर हम वेपर फेज में लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी एस इंटू एक्स, सॉरी पी एस इंटू वाई ए। क्यों? क्योंकि डाल्टन्स बोलता है कि प्रेशर बाय एनी पर्टिकुलर गैस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन दैट पर्टिकुलर क्या वेपर मिक्सचर। यही तो है, देखो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन दैट पर्टिकुलर वेपर मिक्सचर। यस सर। है ना? सिमिलर फैशन में हम पीबी भी क्या लिख सकते हैं, बताओ पीबी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो पीबी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा पी नॉट ए इंटू क्या एक्स सॉरी पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और ये इक्वल होगा बताओ पी एस इंटू वाई बी के, ये होगा। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। तो पी ए की वैल्यू ये डालोगे, पीबी की वैल्यू ये डालोगे, और फिर जब तुम उसको सॉल्व करोगे तब तुम्हारा जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन स्टार्टिंग में ही सॉल्व कराया जाता है, तो वो इनवर्स रिलेशन होता है। और इस कारण से जो ग्राफ होता है वो ऐसा आता है, हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। लेकिन हम उसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे, हम बस इतना समझते हैं कि नीचे वेपर लाइन है, ऊपर लिक्विड लाइन है। सर नीचे ही क्यों बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया? तो बेटा ऊपर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको पता होगा हाई प्रेशर पे लिक्विड मिलेगा और लो प्रेशर पे क्या मिलेगा बताओ, वेपर मिलेगा। यहाँ पे लो प्रेशर मेंटेन हो रहा है और यहाँ पर हाई प्रेशर मेंटेन हो रहा है। देखो प्रेशर एक्सिस में ये ऊपर है ना, तो प्रेशर एक्सिस में ये लो प्रेशर है, सॉरी ये हाई प्रेशर पे लिक्विड मेंटेन होगा और लो प्रेशर पे वेपर मेंटेन होगा। हाई प्रेशर पे लिक्विड मेंटेन होगा, लो प्रेशर पे वेपर मेंटेन होगा। इसलिए वेपर लाइन हमेशा नीचे लेंगे और लिक्विड लाइन ऊपर लेंगे अगर हम प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ट्रेस कर रहे हैं तो। वेयर एज टेम्परेचर अगर रहता तो हाई टेम्परेचर पे वेपर मिलता और लो टेम्परेचर पे लिक्विड मिलता कि नहीं? यस सर। यस सर। ये चीजें चूंकि मैंने नहीं पढ़ाई है ना, इसलिए मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ तुम्हें क्या ये आ रहा होगा, कितना आ रहा है। मेरे को ये तो पता है, ये पक्का तुमको पता होगा, ये तो पक्का पता है। यस सर, वो तो पता है। यस सर। हाँ तो फिर ठीक है, चलो अब सर सुनो। स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम क्यों है? एंड पॉइंट सेम क्यों है? बिकॉज ऑफ आपको पता होगा कि जब आपके पास चाहे लिक्विड लाइन से जाओ या वेपर लाइन से जाओ, अल्टीमेटली प्रेशर क्या होगा, आपने पूरा लिक्विड को क्या कर दिया, प्योर लिक्विड को तुमने, प्योर लिक्विड यहाँ पर बी हो गया ना, ये प्योर लिक्विड ए है। तो जब तुम्हारे पास मिक्सचर आता है तो जो लो वोलेटाइल होता है वो लिक्विड फॉर्म कर रहा होता है, हाई वोलेटाइल क्या कर रहा होता है, वेपर फॉर्म कर रहा होता है। तो इस कारण से हमारे पास दो लाइंस आती हैं। बट जब एक बार आपने प्योर ए कर दिया या प्योर बी कर दिया तो लिक्विड और वेपर क्या हो गए, दोनों सेम ही हो गए। जितने लिक्विड ए के हैं वही ए के ही रहेंगे, बी तो उसमें आएगा नहीं। लेकिन मिक्सचर बढ़ाने के बाद क्या होता है, फ्रैक्शन चेंज होने के बाद उसके अंदर दोनों लाइन सेपरेट होने शुरू हो जाते हैं और स्लोली ये सेपरेट आउट होकर कुछ ऐसे बन जाते हैं। तो ए यहाँ पर तुम्हारा है कंप्लीटली, सॉरी बी यहाँ पे कंप्लीटली, यहाँ पर ए कंप्लीटली। ए के पूरे हैं लिक्विड और उसी के वेपर भी हैं, बी के पूरे लिक्विड और उसी के वेपर भी हैं। और इस बीच में क्या चल रहा है, इस बीच में सोल्यूशन का चल रहा है। तो सोल्यूशन का वेपर और सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और सोल्यूशन का लिक्विड फेज दोनों क्या होगा, डिपेंड करेगा कंपोजिशन कैसा है। तो इसलिए कंपोजिशन अलग अलग पे अलग अलग ग्राफ होंगे।
अलग अलग ग्राफ है ना, देखो लिक्विड लाइन अलग यस सर। है ना, अलग अलग ग्राफ मिलते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये चीजें ना मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है तुम्हें एजेट्रोपिक मिक्सचर। आप देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं इसका, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर क्या कांस्टेंट है बताना? टेम्परेचर कांस्टेंट है, बोलो। क्यों? क्योंकि प्रेशर आप वेरी कर रहे हो, आइसोथर्मल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तो अपन टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हम लोग कैसे करते हैं डिस्टिलेशन, ये समझो। हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक पर्टिकुलर मिक्सचर लिया, ये वाला। अब इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को हमने क्या करा, देखना ध्यान से बेटा, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे मान लेते हैं इस पॉइंट पर ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है XA की वैल्यू ज्यादा होगी, XC की वैल्यू क्या होगी बताओ, कम होगी। यहां पर क्या होगा बताओ, XA की वैल्यू ज्यादा होगी बिकॉज आप XA की तरफ हो, और XB की वैल्यू क्या होगी बताओ, कम होगी। XB तो आगे की तरफ बढ़ रही है, X से घट रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे XA की वैल्यू ज्यादा है, XB की वैल्यू कम है। और हमने क्या मान रखा है, हमने क्या मान रखा है, A जो है वो क्या है, लेस वोलेटाइल है, और B जो है वो क्या है, मोर वोलेटाइल है, मान रखा है ऐसा। अच्छा अब देखो ध्यान से, हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे प्रेशर को कांस्टेंट रख के बोला तू एक्सपैंड हो जा। समझना ध्यान से, हमने बोला इस लिक्विड को, लिक्विड मिक्सचर को, कि भैया मैं तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं और तू एक्सपैंड हो जा। तो आप मुझे बताओ इस पर्टिकुलर प्रेशर पे ज्यादा एक्सपैंड कौन होगा, ये होगा या बी होगा? ज्यादा वोलेटाइल है, जो ज्यादा वोलेटाइल है, परफेक्ट बात है। अब ज्यादा वोलेटाइल कौन है, बी या ए? बी। अगर बी, सुनना ध्यान से बेटा, अब अगर एक्सपैंड हो रहा है कुछ, तो एक्सपैंड होते समय वो चीजें लिक्विड से वेपर बन रही होगी या वेपर से लिक्विड बन रही होगी? लिक्विड से वेपर। अच्छा अब बताओ मुझे, अगर तुम एक्सपैंड करने के लिए छोड़ोगे तो वेपर फेज में ए ज्यादा मिलेगा या बी ज्यादा मिलेगा? बी ज्यादा मिलेगा, तो मुझे इधर जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचे, बातों को समझो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पहुंच गए। प्लीज अपना माइक सर बाहर में पता नहीं कैसे आवाज आ रही है, कभी कीबोर्ड कभी टाटा करेगा अजीब सी। प्लीज सब लोग अपना माइक को म्यूट कीजिए, माइक म्यूट करें। ये नहीं समझोगे तो फिर बहुत दिक्कत है, नहीं समझ में आएगा, फिर बार बार चिल्लाओगे चीखोगे, नहीं समझ में आएगा। ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन जेईई एडवांस में बनेंगे, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पर राइट में क्यों मूव किया सर? बेटा राइट में इसलिए मूव करा क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रेशर पे, एक प्रेशर तो है हमारे पास, देखो ये प्रेशर तो है कुछ ना कुछ, यस सर। इस पर्टिकुलर प्रेशर पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है और ए और बी को बोला एक्सपैंड हो जा। तो आपके पास बी चूंकि मोर वोलेटाइल है, इसीलिए बी क्या करेगा, इट विल हैव मोर टेंडेंसी टू वेपराइज। यस सर। अब तुमने अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तो प्रेशर कांस्टेंट रख के अगर तुम वेपर की तरफ एक्सपैंड कर रहे हो, वेपर बनते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम किस लाइन को टच करोगे, वेपर लाइन को टच करोगे। और वेपर लाइन में जब अपन टच करेंगे तो उस केस में बी का फ्रैक्शन ज्यादा होगा ए से, जस्ट बिकॉज ऑफ बी इज मोर वोलेटाइल। यस सर। दोनों को मैंने बोला उड़ने के लिए, बट बी जल्दी उड़ गया, ए क्या गया बताओ, लेट से उड़ा है। ऐसा नहीं है कि ए बिल्कुल नहीं गया, ए गया कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गया। और बी क्या हुआ बताओ, बी बहुत ज्यादा पहुंच गया, राइट। अब उसके बाद क्या किया मैं, जैसे मेरे को वेपर मिला, ये वेपर आ गया मेरे पास, अब इस वेपर को मैंने निकाल लिया बाहर, जो भी कंपोजिशन आया यहाँ पर ए भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा और बी भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, बिकॉज ऑफ इस पॉइंट पर ए भी है और बी भी है। हमने इन दोनों के कंपोजिशन को, जो वेपर कंपोजिशन था, उसको बाहर कर लिया और बाहर करने के बाद प्रेशर अप्लाई किया। सोचो आप ही, अगर बाहर करने के बाद प्रेशर अप्लाई करो तो क्या होगा बताओ, वो फिर से लिक्विड बन जाएगा। यस सर, है कि नहीं? अच्छा अगर वो लिक्विड बनेगा, अब सुनना ध्यान से बेटा, अगर वो एक कंटेनर में है, मैंने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, तो बताओ कंपोजिशन चेंज होगा क्या? कंपोजिशन तो वही रहेगा, है कि नहीं? कंपोजिशन तो वही रहेगा, मैंने अपना प्रेशर इतना अप्लाई कर दिया कि दोनों के दोनों लिक्विड बन जाए बस। हाँ ये बात श्योर है कि बी जल्दी लिक्विड नहीं बनेगा, ए जल्दी लिक्विड बन जाएगा, लेकिन लिक्विड तो दोनों बनेगा बिकॉज प्रेशर तो हम बाहर से लगा रहे हैं। बोलो। तो हमने प्रेशर लगा के ए और बी को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब एक बात बताओ, व्हाइल अप्लाइंग द प्रेशर क्या कंपोजिशन चेंज होगा? मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों? सर वाई ये एक्सए में बदल जाएगा।
क्योंकि वो क्लोज कंटेनर के अंदर है, राइट। उड़ते समय तो इनके पास क्या था, उड़ते समय इसके पास चॉइस था कि कौन जल्दी उड़ सकता है, इजंट इट। बट दबते समय इसके पास कोई चॉइस नहीं, बिकॉज मैं वो काम कर रहा हूं बाहर से, डिस्टिलेशन तो मैं कर रहा हूं ना, बोलो, डिस्टिलेशन तो मैं कर रहा हूं ना बाहर से, यस सर। मैं कर रहा हूं। चलो, तो वैसे केस में मैंने बोला फिर से इसमें प्रेशर लगा, तो प्रेशर एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएंगे अपन, ऊपर की तरफ गए और हमने कौन सा लाइन को टच कर लिया बताओ, लिक्विड लाइन को टच कर लिया। अब इस लिक्विड लाइन में मुझे बताओ ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, बोलो। यस। अच्छा, अब मैंने इस ए और बी को बोला फिर से जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी, क्या करेगा जल्दी बताओ, उड़ना शुरू करेगा ये। अब उड़ते समय इसके पास चॉइस है कि कौन ज्यादा उड़ेगा, मानते हो कि नहीं? उड़ते समय तो चॉइस है भैया, उड़ते समय क्या होगा बताओ, ए कम उड़ेगा और बी ज्यादा उड़ेगा। तो आप ही बताओ, इस पर्टिकुलर प्रेशर पे ए कम उड़ा और बी ज्यादा उड़ा, तो बताओ वेपर लाइन जब टच होगा तो ज्यादा कंपोजिशन किसका होगा, ए का या बी का? लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ूं या राइट हैंड साइड में बढ़ूं? राइट हैंड साइड में बढ़ जाओ सर, ठीक है, मैं राइट हैंड साइड में बढ़ गया। यहां पहुंचा, मिसिबल है या इमिसिबल है? कौन सा सर दोनों लिक्विड क्या है बताओ? तो मिसिबल ही होगा। इमिसिबल लिक्विड तो एक स्पेशल केस है, यस सर। ठीक है, सुनना ध्यान से। अब देखो, जब हम यहां पहुंचे तो यहां पहुंचने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये भैया अब बी का फ्रैक्शन तो बहुत ज्यादा हो गया है, ए लगभग नहीं के बराबर है, इजंट इट। देखो, अपन करना भी क्या चाह रहे थे, अपन ए से बी को सेपरेट करना चाह रहे थे और स्लोली अपन कहां जा रहे हैं, बी को सेपरेट करने के तौर पे जा रहे हैं, बोलो। अब लिक्विड लाइन पे जब अपन पहुंचे तो मुझे कुछ ना कुछ फ्रैक्शन अभी भी ए का दिख रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं बोल रहा हूं नहीं अभी भी मेरे को प्योर बी नहीं मिल रहा, मेरे को एक बार और स्टेप करने दो। फिर हमने क्या करा, हमने बोला कि भैया अब इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे प्रेशर अप्लाई करो। तो मुझे बताओ, जब इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो चूंकि बी का कंपोजिशन ज्यादा है, इसलिए प्रेशर क्या करना पड़ेगा, पुराने वाले से बढ़ाना पड़ेगा। यस। पुराना वाला इसी प्रेशर पे लिक्विफाई हो गया था, पुराना वाला कंपोजिशन इसी प्रेशर पे लिक्विफाई हो गया था बिकॉज ऑफ ए का कंपोजिशन कंपैरेटिवली ज्यादा था यहाँ पर, मतलब इससे, इस वाले कंपोजिशन से यहां पर ए क्या है, नेट अमाउंट में ज्यादा है, यस है ना। तो यहां पर जब कंपोजिशन में बी बहुत ज्यादा हो चुका है तो मुझे प्रेशर भी करस्पॉन्डिंग और ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा पुराने वाले के कंपैरिजन में। तो फिर हमने प्रेशर अप्लाई करा और प्रेशर अप्लाई करने के बाद हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचे, अब ए और बी फिर से लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि बी का अमाउंट बहुत ज्यादा है इसलिए करस्पॉन्डिंग प्रेशर भी क्या हुआ, हमें ज्यादा लगाना पड़ा, बोलो। देखो इतना प्रेशर पे हुआ है। अब इस प्रेशर पे जब मैंने बोला ए को कि जा तू जी ले अपनी जिंदगी, ये ए बोलता है भैया ये प्रेशर इतना हाई प्रेशर है कि मैं अब चाह के भी वेपर नहीं फॉर्म कर पाऊंगा, क्योंकि आपने इतना प्रेशर अप्लाई कर रखा है कि मैं उड़ने की अब क्षमता रखता ही नहीं हूं। लेकिन बी हमसे ज्यादा वोलेटाइल है तो आप इसको उड़ा लो। तो वैसे केस में बी जो है उड़ना शुरू करेगा और अल्टीमेटली हम लगभग प्योर बी पे पहुंच चुके हैं। देखो नहीं पहुंच चुके हैं। सर एक बार ये रिपीट कर दो कि आपने ग्राफ कैसे प्लॉट करा है? कौन सा ग्राफ? तो आपने बनाया है मतलब प्लॉट कैसे वाला? ये वाला? हाँ मतलब ये जो नहीं, इसे दोनों ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ? हाँ। ये तो सिंपल रॉस लॉ है, ये सिंपल रॉस लॉ है। और ये क्या है, PS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द पेपर फेज। और इनवर्स ग्राफ कैसा होता है, हाइपरबोलिक होता है। यस। बस सुनना ध्यान से बेटा। तो वैसे केस में अगर अपन इस पॉइंट पे पहुंच गए तो बताओ इस पॉइंट पे प्योर क्या है, बताओ प्योर क्या है? बी है। अच्छा ए ने हाथ तो खड़ा कर दिए क्योंकि अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो लेस वोलेटाइल है और एट हाई प्रेशर वो चाह के भी अपने आप को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताओ क्या हम उस स्टेप तक पहुंच चुके हैं जहां पर बी सेपरेट हो चुका है? यस सर। यहाँ पे बी हमें वेपर फेज में मिलेगा तो उसे लिक्विफाई कर लेंगे फिर बाद में। हाँ बिल्कुल, अब इस बी को निकाल के लिक्विफाई कर लो। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो आपने नीचे कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं गलत नहीं है, मतलब बी उस वक्त पूरा YA भी 1 है, XA भी 1 है। सर मतलब भाई साहब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे कंटेनर में बस A प्रेजेंट है तो वेपर भी किसका होगा? तो बी सर आया कहाँ से? पहले इतना बात समझाओ मुझे।
अगर ओनली ए प्रेजेंट है, हम्म ओनली ए प्रेजेंट है, ठीक है। यहां देखो इस वाले पॉइंट पर तो हमने ओनली ए रखा है, स्लोली हमने मिक्सचर में बी को डाला, स्लोली हमने हमने B मिक्सचर को में बाद में इंट्रोड्यूस डाला। करा। हाँ बेटा, हमने बाद में डाला है बी को। ऑब्वियसली इनिशियल फेजेस में तो अपन कुछ भी नहीं रखेंगे ना, ठीक है सर। इनिशियली तो या तो ए होगा या तो बी होगा। अपन किसी इसलिए तो किसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मिक्सचर मेरे पास था। तो मुझे लगा एक प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन नीचे आपने लिखी हुई है और उसको हम कर रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे। नहीं यहाँ है ना प्रॉपर सोल्यूशन, यहाँ है ना, देखो यही से मैंने स्टार्ट किया ना, मतलब इनिशियल और फाइनल पे प्रॉपर इनिशियल और सॉल्यूशन। फाइनल या तो ए होगा या तो बी होगा ना, प्योर प्योर ही लेके चलेंगे। सर तो बिल्कुल एंड में x1 हो जाएगा ना, क्योंकि फिर वो पूरा सॉल्यूशन फेज में, लिक्विड फेज में आ जाएगा। XA1 क्यों होगा ना, आप तो बी को टच कर चुके हो ना, ए तो यहीं पे सेपरेट आउट हो गया, इस पॉइंट पर ही सेपरेट आउट हो गया। ओके, वो सेपरेट हो जाएगा सर। खत्म है, वो तो ऊपर आ ही नहीं पाया ना। हम लिक्विड बना जाएगा और बी लिक्विड वेपर फेज में वो 1 हो हाँ, जाएगा वो ना इसका। लिक्विड फेज पे बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बोल रहा था x1 हो जाएगा। हाँ, अब लिक्विड फेज में ये बना हुआ है, उसको बाहर करके हटा देंगे और ये वेपर को उठा के कंप्रेस कर देंगे, तो हम क्या पहुंच जाएंगे बताओ, प्योर बी या प्योर बी वेपर, प्योर बी लिक्विड। ओके सर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इस तरह से हमने आइसोथर्मली डिस्टिल कर दिया इसको, डिस्टिलेशन हमारा डन हो गया। वही अगर हम आइसोबारिकली करेंगे तो क्या होगा कि आइसोबारिक में ग्राफ एकदम वैसा ही रहता है, बस थोड़ा सा चेंज क्या आएगा देखना, थोड़ा सा चेंज ये आता है। मैं यहां पर लिख नहीं रहा एक्स एक्स भी, अंडरस्टूड है, वैसा ही होगा। यहां पे क्या होता है कि जब अपन मान लो ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन एक्सिस है, ये टेम्परेचर एक्सिस है, अगर अपन आइडियल बिहेवियर लेके चलें तो आपको पता होगा कि टेम्परेचर में चाहे तुम लिक्विड फेज में डील करो या तुम वेपर फेज में डील करो, तुमको हमेशा एक कर्व ही मिलेगा, क्योंकि रॉस लॉ जो था वो टेम्परेचर के लिए डिफाइन नहीं किया था, उसने प्रेशर के लिए डिफाइन किया था। और स्ट्रेट लाइन भी किसके लिए आया था बताओ, प्रेशर के लिए आया था, राइट। लेकिन टेम्परेचर के साथ कैसा बिहेवियर शो करेगा, तो वैसे केस में आपको लिक्विड लाइन चाहे वेपर लाइन, दोनों के दोनों एक कर्व ही मिलेंगे। तो अगर हमने ऐसा बोला कि अगर यहां पर हमने ए को लेस वोलेटाइल मान रखा है, तो ऑब्वियसली ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो, ए को आपने लेस वोलेटाइल माना है, तो ऑब्वियसली अगर लेस वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, आपने बी को मोर वोलेटाइल माना है, तो वो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी उसकी, कम होगी, है कि नहीं। जिसका वोलेटिलिटी कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वोलेटिलिटी कम होने से वेपर प्रेशर जो है वो जल्दी अटेंड नहीं होता, और अनटिल अनलेस वेपर प्रेशर अटेंड ना हो तब तक बॉइलिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको हाई टेम्परेचर पे बॉईल करना पड़ेगा ए को, और लो टेम्परेचर पे बॉईल करना पड़ेगा बी को। लो टेम्परेचर पे ही बी बॉईल हो जाएगा। अब चाहे तुम लिक्विड फेज ड्रॉ करो या तुम वेपर फेज ड्रॉ करो, यू विल ऑलवेज हैव क्या, यू विल ऑलवेज हैव अ कर्व। हाँ, अंतर ये है कि इसमें कौन सा लिक्विड लाइन है कौन सा वेपर लाइन है ये डिसाइड करना। तो हमें पता है ये जो है ये तुम्हारे हाई टेम्परेचर पर है और ये जो है ये तुम्हारे लो टेम्परेचर पर है। तो लो टेम्परेचर पे लिक्विड मिल रहा होगा इसी मिक्सचर का, वेयर एज हाई टेम्परेचर पे क्या मिल रहा होगा बताओ, वेपर मिल रहा होगा। जस्ट उल्टा हो गया इसके, देखो जस्ट उल्टा हो गया। यहां पर ऊपर था लिक्विड, नीचे था वेपर, वहां पे क्या हो गया, ऊपर हो गया वेपर, नीचे हो गया लिक्विड। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां भी हम आराम से वेपर को सेपरेट कर सकते हैं, लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। यहां पर हमने प्रोसेस फॉलो किया था कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, राइट। यहां फॉलो करेंगे वेपराइजेशन कंडेंसेशन, वेपराइजेशन कंडेंसेशन और वेपराइजेशन कंडेंसेशन, और हम यहां भी सेपरेट आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है यहां पर T0A डिफाइंड है। व्हाट इज T0A, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। और यहां क्या डिफाइंड है बताओ जल्दी बता, यहां क्या डिफाइंड है, व्हाट इज T0B, व्हाट इज T0B, प्योर बी, राइट, प्योर बी। अब अगर देखो यहां पे अगर मैं चाहता हूं यहां पे मैं सेपरेशन कर दूं, तो मैंने पर्टिकुलरली ये वाला मिक्सचर कंपोजिशन उठाया, चलो ठीक है उठा लिया मिक्सचर कंपोजिशन। उसके बाद मैंने क्या करा, मिक्सचर कंपोजिशन को पहले मैंने कूल किया। कूल करने के बाद हम कहां पहुंच गए, लिक्विड में पहुंच गए। सबसे पहले तो मान लो सबसे पहले हमने क्या करा, एक वेपर कलेक्ट किया, एक वेपर सैंपल कलेक्ट किया, उसको कूल किया। कूल करने के बाद लिक्विड भी मिलेगा और लिक्विड मिलेगा दोनों का। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कूल कर रहे होगे तो क्या फ्रैक्शन चेंज होगा, क्या फ्रैक्शन चेंज होगा, नहीं चेंज नहीं होगा बेटा, फ्रैक्शन के चेंज नहीं होगा,
फ्रैक्शन क्यों चेंज नहीं होगा? तो जितना वेपर में होगा वही वापस आ है ना, जाएगा। आपने कंडेंस किया, आपने कंडेंस किया एक सफिशिएंट टेम्परेचर तक, सर प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए? नहीं बेटा सुनो, अब यहां पर क्या है ना, यहां पर जो ये वाला पॉइंट है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट ए और बी का नहीं है। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है बताओ? ये बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का है। बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का है। तो बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का ही अगर हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो एक सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पर वही मिक्सचर क्या होगा? कंडेंस हो, क्या बन जाएगा बताओ? लिक्विड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक सफिशिएंट लो टेम्परेचर पे वही कंपोजिशन कंडेंस होकर क्या बन जाएगी? लिक्विड बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करा? समझ आ गया। अब हमने क्या करा, सुनना ध्यान से बेटा। अब हमने क्या करा, या तो तुम यहां से स्टार्ट करो या तो यहां से स्टार्ट करो, बात एक ही है। जैसे भी स्टार्ट करने का मन करता है कर सकते हो। तुम ए से बी को सेपरेट कर सकते हो या बी से ए को सेपरेट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अल्टीमेटली सेपरेशन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक काम करना है, अगर थोड़ा सा ज्यादा समझना है तो समझने के लिए इसमें भी हम लोग अल्टीमेटली यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, फिर यहां आके खत्म कर देंगे इसको, मतलब इस लाइन को टच कर लेंगे, हमारा प्योर बी हमको मिल जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पर पर्टिकुलरली इसको कंडेंस किया, कंडेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर घटा के हमने इसको कंडेंस किया, फिर उसके बाद क्या किया, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो तुम्हारा वेपर लाइन टच करने की जो टेंडेंसी रखेगा वो कौन रखेगा बताओ? वेपर जल्दी कौन बनाएगा? बी बनाएगा, वॉलेटाइल है ना, बी बनाएगा, तो ज्यादा वॉलेटाइल है। वेरी गुड। अगर बी बनाएगा तो मुझे वेपर में बी ज्यादा मिलेगा या ए ज्यादा मिलेगा? बी ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा। तो मैं इधर की तरफ जाऊं या इधर की तरफ जाऊं? राइट हैंड साइड। यहां आ गए, फिर से हम वेपर में आ चुके हैं। अब वेपर में सुनना ध्यान से बेटा, इस पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पर ए जो है वो जल्दी लिक्विड नहीं बना पा रहा बिकॉज ऑफ वो लेस वोलेटाइल है, वेयर एज बी मोर वोलेटाइल है, वो तुरंत वेपर बना दे रहा है। और वेपर बनाने के बाद ऑब्वियसली हल्का सा ए भी ऊपर गया बट ज्यादा बी ऊपर गया, इसलिए फ्रैक्शन बी का क्या हो गया बताओ? बी का फ्रैक्शन इंक्रीज कर गया, देखो ज्यादा हो गया। हाँ, अब इस पर्टिकुलर कंपोजिशन को जो वेपर फेज में था, इसको मैंने फिर से टेम्परेचर लो करके कंडेंस किया। कंडेंस करेंगे तो हम कहां फिर से पहुंच जाएंगे बताओ? हम पहुंच जाएंगे फिर से। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, यहां पर चूंकि बी का कंपोजिशन ज्यादा है, इसीलिए जो टेम्परेचर है वो और सफिशिएंटली क्या है बताओ? फर्दर सफिशिएंटली लो है, इजंट इट? देखो यहां पर लिक्विड बनाने के लिए हम इस टेम्परेचर पे काम कर रहे थे, अब यहां पे लिक्विड बनाने के लिए हम इस टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ बी इज मोर वोलेटाइल। तो उसको कम टेम्परेचर पे ही हम अब लिक्विफाई कर सकते हैं उस मिक्सचर को, क्योंकि बी का कंपोजिशन ज्यादा है। अब फिर से मैंने इसको बोला कि जाओ आराम से, अब तुम क्या करो, फिर से तुम अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रख के अपने आप को वेपराइज करो। तो इस पर्टिकुलर लो टेम्परेचर पे बी तो मना कर देगा, ए तो मना कर देगा। ए बोलेगा भैया देखो टेम्परेचर बहुत कम है, मैं अब उड़ने की क्षमता नहीं रखता बिकॉज ऑफ मेरा वेपर बनना कंपैरेटिवली क्या बताओ मुश्किल है, इस टेम्परेचर पे मैं वेपर नहीं बना पाऊंगा, बनाऊंगा भी तो थोड़ा सा बनाऊंगा। वेयरएज बी बोलता है कि नहीं, मैं तो बॉयल इस टेम्परेचर तक हो सकता हूं, ये तो कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर है, मैं तो आराम से तुम्हारा मतलब मैं तो बॉयल इस लोअर टेम्परेचर पे हो सकता हूं, ये तो कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर है। तो मेरे को अगर हायर टेम्परेचर दोगे तो मैं फॉर श्योर आराम से क्या करूंगा, वेपर बनाऊंगा। बोलो, मान लो वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 है और तुम अगर उसको 101 दे दोगे तो क्या होगा बताओ? वाटर बॉयल जल्दी हो जाएगा, इजंट इट? इनफैक्ट वेपर जल्दी फॉर्म होगा। बोलो यस सर। वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 है और अगर तुमने इसको 101 दे दिया तो क्या होगा? जल्दी वेपर फॉर्म हो जाएगा। तो वैसे यहाँ भी ये बी बोलता है कि देखो मेरा बॉइलिंग पॉइंट तो इतना कम है, यहां पर है, और आपने टेम्परेचर ये दे रखा है, तो मैं तो आराम से वेपराइज हो जाऊंगा। वेयरएज बी मना करेगा, क्यों? बिकॉज ऑफ बी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, इजंट इट? तो बी अपना हल्का सा भी वेपर फॉर्म नहीं करेगा। और सुनना ध्यान से, वेपर फॉर्म करने का मतलब हमेशा बॉइलिंग नहीं होता, एवेपोरेशन भी होता है, इजंट इट? एवेपोरेशन भी तो होता है। तो इस टेम्परेचर पे बी बिल्कुल, ए बिल्कुल मना कर देगा, वेयरएज बी का अभी भी बॉइलिंग पॉइंट फर्दर लो है, तो वो आराम से क्या करेगा बताओ? वेपर बनाने के लिए तैयार रहेगा, और वो वेपर बना के वो यहां पहुंच जाएगा। और इस पॉइंट पर जब अपन पहुंचे तो लगभग हमारे पास अब क्या प्रेजेंट है बताओ? लगभग हमारे पास कंपोजिशन में बी और बी ही प्रेजेंट है। अब हम पूरी तरह से बी को बाहर कर चुके हैं। ये पूरा प्रोसेस ऐसा है जहां पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला बताओ? हमने इसको बोल दिया
आइसो। सर इस टाइम पे जो ए है वो लिक्विड फेज में प्रेजेंट है ना? हाँ, उसको सेपरेट कर लिया ना। हर स्टेप के बाद जैसे लिक्विड फेज में गए आप, फिर से सर इसके बाद सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करते जाना है, सेपरेट करते जाना है, नहीं तो फिर क्या होगा, खिचड़ी मची रहेगी। सर बट यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा कि फैजल सर ने बताया था कि अगर दो मिक्सेबल लिक्विड्स है और दोनों को जब मिक्सचर बनता है उनका, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट। तो सर ए भी तो फिर इंडिविजुअल से कम होता है। यस सर, जैसे कि अगर वो इमिसिबल के लिए बताया सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो वाटर में मिलाकर उनको सेपरेट करना है। बेसिकली मैकेनिज्म तो मिक्सिबल जैसा ही होना चाहिए सर से। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर अपन कभी भी अगर आइडियल मिक्सचर लेके चलते हैं तो तुमने देखा होगा जो लाइंस होती हैं वो बिल्कुल ऊपर और नीचे के हमेशा बीच में मूव कर रही होती हैं। जो यहाँ पर भी लाइंस है ना, ये इनके और इनके बीच में है कहीं ना कहीं, हमेशा इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, सोल्यूशन हमेशा क्या बताओ उसके बीच में कहीं लाई करता है बॉइलिंग पॉइंट। ये देख के थोड़ा सा ऐसा ओवल बन गया है, बट ऐसा है कि इसके बीच में ही है हर जगह। मतलब यहाँ पर जो तुम्हारा टी ऑफ सोल्यूशन है ना, ये हमेशा क्या बताओ, टी नॉट बी से कम है और टी नॉट ए से क्या है, सॉरी टी नॉट बी से ज्यादा है और टी नॉट ए से क्या है, कम है। ये चल रहा है सर। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर लिक्विड ए ज्यादा मिलेगा कि लिक्विड बी ज्यादा मिलेगा? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फर्स्ट ग्राफ सर। इसमें यस सर। हाँ, क्या पूछ रहे हो, कहाँ पर? लिक्विड ए ज्यादा मिलेगा कि लिक्विड बी ज्यादा मिलेगा सर? इस पॉइंट पे सर। यस सर। इस पॉइंट पे देखो ना, ये क्या है, ए की तरफ हम है ना, तो लिक्विड सर ए ही ज्यादा मिलेगा। हाँ, यहाँ पर आगे जाएंगे तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं फिर क्या हो रहा है, वेपर में पहले बी जा रहा है, फिर उसको कंडेंस कर रहे हैं तो बी ज्यादा मिल रहा है मेरे को लिक्विड में, फिर कंडेंस कर रहे हैं फिर से बी मेरे को ज्यादा मिल रहा है। हम कर क्या रहे हैं पता है, हम बार बार उनका वेपर बनाए कंडेंस किए जा रहे हैं। तो वेपर अगर बी का ज्यादा बना तो कंडेंसेशन के बाद बताओ कंपोजिशन में बी ज्यादा होगा। यस सर, लिक्विड बी ज्यादा होगा। हाँ चलो ठीक है, अब सुनना ध्यान सर लेकिन हम बी आईडी क्यों कर रहे हैं, मतलब हमारा पर्पस क्या फुलफिल हो रहा है उससे? नहीं समझा फिर सर आपने अभी जो पहले वाला डिस्टिलेशन है उसमें बी ऐड करते हैं बाहर से, उसको हम पूल करते हैं, तो उसका फिर हमारा पर्पस क्या फुल हुआ है? पर्पस सॉल्व करने की बात नहीं है बेटा, बात ये है ना, यहाँ पर देखो हमने प्योर ए ले रखा था, ठीक है, हमने अभी क्या है ना कि हम ऐड करने का मतलब क्या है कि हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम चाहें तो इसी लाइन को यहां बोल सकते हैं ये पीएस जो है, यहाँ पर पीएस में ए की वैल्यू ज्यादा है बी कम है। अपन तो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम बाहर से ऐड करके पर्पस नहीं सॉल्व कर रहे, हम बेसिकली ये सोच रहे हैं कि हमें ऐसा ही मिला था, मान लो ग्राफ यहीं से होता, हमें अगर कोई मिक्सचर लिक्विड मिक्सचर मिला तो पर्पस मेरा मतलब इतना ही था कि देखो तुम लोगों को पढ़ाया ऐसे ही गया हुआ है स्टार्टिंग से, इजंट इट? मिक्सचर के लिए तो बाद में बताया जाता है, पहले बताया था ए स्टार्टिंग में पूरा था और बी बाद में पूरा हो गया, राइट? अब लेट सपोज तुमको कंडीशन यहीं से मिली हो तो क्या करेगा, कंपोजिशन यहीं से तुमको मिली हो तो एक्स ए की वैल्यू लेट सपोज 0.9 है और एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0.1 है, यहां से मिलाओ। यहाँ पे तो वही लग रहा है देख के कि एक्स ए मान लो 0.9 है और एक्स बी क्या बताओ 0.1 है, तो ये सॉल्यूशन है सर। क्या हो गया बताओ? हाँ ये सोल्यूशन है, ये मिक्सचर है। अब घटते घटते क्या हो गया, एक्स ए तुम्हारा 0 हो गया, एक्स बी क्या हो गया 1 हो गया। यस सर, यस सर। चलो सुनना ध्यान से, अब देखो ध्यान से, अब यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। सर ये जो हमने ओरिजिनल लिक्विड लिया, जो भी आप दिखा रहे हो पाइप डॉट से, उसमें जितना बी था उससे कम भी मिलेगा ना हमें आखिरी में? उससे इतना बी था उससे कम मिलेगा, थोड़ा बहुत तो लिक्विड फेज में रह ही जाएगा ना। हाँ सर भाई, मतलब कम ही मिलना आता है, अमाउंट तो घटता जाएगा, ऑब्वियसली अमाउंट तो घटता जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस यू विल सेपरेटेड बी, ये हमारा मेन मोटो है। अमाउंट इनिशियल से थोड़ा कम रहेगा, दैट इज डिफरेंट। फ्रैक्शन वाइज ज्यादा रहेगा, अमाउंट वाइज में बात नहीं कर रहा, मैं परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ। हाँ सर समझ। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लिखो बहुत ही प्यारा सा, तभी तुमको ये वाला प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाएगा। लिखो एक क्वेश्चन, इसके ऊपर एडवांस में क्वेश्चन फ्रेम होंगे बेटा, लिखो। क्वेश्चन 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 सर इस पे ग्राफ पे भी क्वेश्चन आते हैं?
ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन, ग्राफ बना के ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ, मेरे पास के ऊपर बहुत एक प्यारा सा क्वेश्चन है। एक सर पीछे स्लाइड लगा जाओ। लगा के जाता हूँ, ठीक है। एक बार इसको कॉपी करो, मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये तो लिखो, याद ही है, थोड़े बहुत डेटा आगे पीछे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो। अ लिक्विड मिक्सचर सैंपल, a liquid mixture sample, a liquid mixture sample containing A and B, containing a liquid mixture sample containing two liquid A and B, two liquid A and B in a mole of 1 mole of A and 2 mole of B, containing 1 mole of A and 2 mole of B, ऐसा लिख लो, containing 1 mole of A and 2 mole of B after formation of vapor, after formation of vapor, vapor sample is collected and condensed. Vapor solution, vapor sample is collected and condensed. Again, that condensate allowed to condense के बाद again that condensate allowed to vaporize, again that condensate allowed to vaporize and condensed again, and condensed again, allowed to vaporize and condensed again. सर खत्म क्वेश्चन? नहीं लिखो। Find the mole fraction of, find the mole fraction of A and B, find the mole fraction of A and B in final condensate. Find the mole fraction of A and B in final condensate. Given P naught A is, given P naught A is 100 mm of Hg, given P naught A is 100 mm of Hg, whereas P naught B is 300 mm of Hg. 300 mm of Hg. P naught A is 100 mm of Hg and P naught B is 300 mm of Hg. 300 mm of Hg. क्या बोला सुनो ध्यान से। ये बोलता है, ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चन अगर सीख लोगे तो आगे कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा खट से बना दोगे। देखो ध्यान से, बेसिकली ये दोनों स्टेप में एक एक करके वाई वाई भी निकाल लेंगे और फिर उसको काई काई भी बना देंगे अगले स्टेप के लिए। हाँ करते हैं, उसी को करते हैं। देखो ध्यान से, अभी क्या है इसमें, ए और बी दोनों प्रेजेंट है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ज्यादा वोलेटाइल कौन है, ए या बी? बी ज्यादा है, क्यों? बी का प्रेशर ज्यादा है। अच्छा एक बात बताओ, अब क्या बोल रहा है, इसके अंदर ए और बी प्रेजेंट है और ए का कितना है मोल, Na = 1 है,
और NP इक्वल टू क्या बेटा? 2। अब बोलता है कि इसी का वेपर बना, ठीक है, इसका वेपर बना दो। वेपर बना दिया मैंने। इसी वेपर को हमने क्या करा, कलेक्ट करके क्या कर दिया बेटा, कंडेंस कर दिया। ठीक है, हमने ये जो वेपर ऊपर बना हुआ है, इसी वेपर को हमने कलेक्ट करके क्या कर दिया, इसको कंडेंस कर दिया। ठीक है, इसी वेपर को हमने कलेक्ट करके कंडेंस कर दिया। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या करा, इसी जो भी लिक्विड आया मेरे पास A और B का, इसको फिर से हमने अलाउ कर दिया, क्या करने के लिए बताओ, वेपराइज होने के लिए। बिल्कुल सही है, इसी को हमने अलाउ कर दिया वेपराइज होने के लिए। तो ये लिक्विड फिर से वेपराइज हुआ और तुम्हारा लिख लो, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, या वो लिख के देगा ऐसा एट 300 केल्विन, तो समझ जाना क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट, डिफाइंड टेम्परेचर है। तो ये हमने कर दिया, यहां पे ले आए। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 300 केल्विन पे ऑपरेट कर रहे हो आप, तो ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल या आइसोबारिक है? आइसोथर्मल। ठीक है, ठीक है। अब बोलता है कि भैया ये जो भी तुम्हारा यहाँ पर फिर से वेपर बना, इसको फिर से क्या करा इसने, उठा के कंडेंस कर दिया। तो अगर तुम इसको फिर से कंडेंस करोगे तो बोलता है इसी कंडेंसेट के अंदर, जो तुम कंडेंस करने के बाद लाते हो ना, उसी को हम कंडेंसेट बोलते हैं। तो इसी कंडेंसेट के अंदर बोलता है कि बताओ कौन ज्यादा प्रेजेंट होगा, आई मीन क्या होगा फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, यही क्वेश्चन है, राइट। मतलब यहाँ पे पूछ रहा है वो कि XA की वैल्यू क्या होगी और XB की वैल्यू क्या होगी, यही पूछना चाह रहा है वो, बोलो यही क्वेश्चन है मेरा। अच्छा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर सुनो सब लोग यहाँ देखोगे, सब लोग बोर्ड पे देखो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये प्रोसेस जो है ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो समझ में आने के लिए अगर हम उसी ग्राफ को याद करें, जो ग्राफ हमने भी बनाया हुआ था, तो जो ग्राफ था मेरा कुछ ऐसा आया था, याद करो, आइसोबारिक का कुछ ऐसा था कि हमने पहले तो इसका बोला, इसने एक लिक्विड सैंपल है, एक लिक्विड सैंपल था, यही लिक्विड सैंपल है, इसको इसने क्या करा, इसका इसने वेपर कलेक्ट किया, ये प्रेशर एक्सेस है, इसका इसने वेपर कलेक्ट किया और वेपर कलेक्ट करने के बाद फिर इसको कंडेंस कर दिया, कंडेंस करने के बाद फिर से वेपराइज कर दिया, फिर से कंडेंस कर दिया, और पूछ रहा बताओ क्या होगा मोल फ्रैक्शन A और B का इन द लिक्विड फेज ऑफ कंडेंसेट। ठीक है, तो वैसे केस में सबसे पहले तो मुझे रिलेशन पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन अगर आपको याद हो, तो यहां पर अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर इसका रिलेशन निकालना चाहूं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो भी यहां पर तुम्हारा वेपर बना, जो भी यहां वेपर बना, उस वेपर के अंदर रिलेशन हम क्या एस्टैब्लिश करते हैं। अगर मैं मान लो PA by PB लिखता हूं, तो बताओ PA by PB क्या होना चाहिए, P naught A XA by P naught B XB, isn't it? यही तो होगा भाई। P naught A XA क्या है, प्रेशर ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ A, और P naught B XB क्या है, प्रेशर ऑफ B, isn't it? तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि इस पर्टिकुलर के अंदर अगर कोई पूछेगा कि बताओ क्या होगा मेरा YA by YB, YA by YB क्या होना चाहिए, YA by YB। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई साहब जो भी यहां पर मोल फ्रैक्शन होगा वेपर फेज में, वही मोल फ्रैक्शन कहां मेंटेन होगा, लिक्विड फेज में। क्योंकि याद करो जब हम कंडेंस कर रहे थे तो फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा था, कंपोजिशन क्या था दोनों का, कंपोजिशन दोनों का कांस्टेंट रह रहा था, राइट, कांस्टेंट कंपोजिशन रह रहा था। तो वैसे केस में मैं अगर रिलेशन यूज करना चाहूं तो मेरे पास रिलेशन क्या होता है कि अगर मैं PA by PB लिखता हूं, तो व्हाट इज PA by PB, ये होता है P naught A XA by क्या बेटा, P naught B XB, यही होता है रिलेशन। अच्छा अब P naught A XA by P naught B XB, अभी इतना बताना मुझे, ये XA और XB को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या P naught A NA by P naught B NB, isn't it? क्यों, बिकॉज डिवाइड बाय NA by NB है, वो तो NA plus NB हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, डिवाइड बाय NA by NB है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज PA, व्हाट इज PA, PS into Y by PS into XA, सॉरी PS into YB, ये होता है नहीं। अच्छा जो भी ये प्रेशर रेशियो होगा वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन रेशियो इक्वल है। देखो
यस सर। सर ये आपने कैसे लगा दिया? ये मैंने डाल्टन्स लॉ लगाया। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, इजंट इट? यस। तो अगर मैं यहां से Y/YB निकालना चाहूं तो मेरा वैल्यू क्या आएगा बताना? तो P0A कितना है तुम्हारा? 100 है। 1/6 NA कितना है? 1 डिवाइड बाय 300 गुने 2 होगा? यस सर। यस सर। किसके इक्वल हो गया बताओ? 1/6। ये 1/6 किसके इक्वल है बताओ? YB। अच्छा, अगर मैंने यहां पर इसको XA और XB माना तो इस फेज में ये XA डैश और XB डैश मान लूं? अगर मैंने इसको XA XB लिखा हुआ है यहां पर, अगर मैंने इसके मोल फ्रैक्शन XA और XB लिखे हुए हैं तो यहां पर क्या मान लूं? XA डैश XB डैश मान लूं? XA डैश और XB डैश बोलो, क्या मैं इसको XA डबल डैश XB डबल डैश मान लूं? यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, XA डैश बाय XB डैश मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? Y/YB, isn't it? नहीं, क्योंकि भैया इस प्रोसेस के अंदर तुमने क्या किया था? इस प्रोसेस के अंदर तुमने कंप्रेशन किया था, और जब कंप्रेशन चल रहा था तो उस समय में मोल फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आया था। जितने यहां पे वेपर में मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा वही क्या होगा बताओ? इसके लिक्विड के अंदर भी वही प्रेजेंट होगा ना? यस सर। तुमने यहां पर क्या करा? यहां पर ये वेपर कलेक्ट करके कंप्रेस करके ये बना दिया, तो कंप्रेशन के दौरान तुम्हारे पास कोई मोल फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। जो यहां पर कंपोजिशन होगा वही यहां भी कंपोजिशन होगा। बोलो यस। अब तुमने फिर से क्या करा? अब तुमने फिर से यहां पर इसको एक्सपैंड करने के लिए छोड़ दिया। ये तो क्या है तुमने? अब तुमने उसको फिर से वहां पर एक्सपैंड करने के लिए छोड़ दिया। तो जब उसको तुम फिर से एक्सपैंड करने के लिए छोड़ोगे तो क्या होगा कि तुम्हारे पास जो यहां पर XA डैश XB डैश यहां पर से जो इधर गया, इसी ने अपना वेपर फॉर्म किया है। इसी ने अपना वेपर फॉर्म किया है। तो अगर इसने अपना वेपर फॉर्म किया है तो वैसे केस में आप मुझे बताओ अब क्या रिलेशन यूज करोगे? इस वाले के लिए, इस वाले के लिए क्या यूज करोगे? XA डैश बाय XB डैश XA डैश XA डैश YA by YB, YA dash by YB dash। P0A XA डैश बाय P0B XB डैश। यस सर। यस सर। है कि नहीं? यहां पर अगर मान लो मैंने इसको लिखा YA डैश बाय YB डैश, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बताओ? P0A XA डैश अपॉन XB डैश हो गया। और ये किसके बताओ? 100/300 गुने कितना है तुम्हारा? 1/6 कितना आ गया? 1/18 आ गया। बोलो यस सर। आप मुझे बताओ, अगर यही तुम्हारा YA डैश बाय YB डैश है और इसी को तुमने उठाए कंडेंस कर दिया, तो बताओ यहाँ पर जो YA डैश बाय YB डैश का रेशियो होगा वही किसके इक्वल होगा? बाय XB डबल डैश के। बोलते ही नहीं कोई लोग। यस सर। तो कोई चेंज नहीं होगा ना इस प्रोसेस में, फ्रैक्शन का कोई चेंज नहीं होगा। एज इट इज तुमने इसको लिक्विफाई कर दिया है। यस सर। इक्वल होगा बताना? 1/18। अब देखो, इनिशियल तुम्हारा मोल फ्रैक्शन था इसके अंदर क्या क्या? तो इनिशियल मोल फ्रैक्शन था 1/3 और 2/3, यही था? यस सर। 1/3 और 2/3 था। यस सर। यस। अब यहां पर देखो बेटा, जब ये वाला तुम्हारा मोल फ्रैक्शन आ गया YA डैश और YB डैश का, तो तुम आराम से क्या कर सकते हो? यही इक्वल है XA डबल डैश बाय XB डबल डैश। अब इसने पूछा अलग अलग फ्रैक्शन बताओ, तो अलग अलग फ्रैक्शन क्या होगा? अलग अलग फ्रैक्शन क्या होगा? 18/19 और 1/19। कितना बाय 19? 18/19 बाय 1/19। बिल्कुल सही। तो 18/19 और 1/19। तो YXA डबल डैश क्या होगा बेटा? 1/19 और XB डबल डैश क्या होगा? 18/19। बोलो
यस सर। क्या फ्रैक्शन बढ़ गया अभी का? यस सर। लगभग 1 के आसपास आ गया। यस यस सर 19 क्यों किया सर नीचे? बेटा ये तरीका होता है ना, नहीं पता आप लोगों को? अगर मोल फ्रैक्शन का रेशियो पता है तो वैसे केस में क्या करेंगे, यही तो करते हैं। अगर ऊपर में ए है तो ए का देखो 1 ले लो, 18 + 1। नीचे बी है तो नीचे 18 ले लो, 18 + 1। यस सर, यस सर। टोटल प्रेशर से डिवाइड कर करके भी निकाल देंगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर बोला होता इसको फिर से कंडेंस कर दो, सॉरी फिर से इसको वेपराइज कर दो, तो क्या होता? फिर से वेपराइज कर दो तो क्या करते हैं आप? P नॉट ए x डबल डैश है 1/18 डबल डैश 1/3 हो जाता। 1/18 1/18 हाँ है कि नहीं? है कि नहीं बच्चा? तो Yes, ठीक, sir. तो अगर कोई बोलेगा तो देखो यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ पर तुमने 2 बार प्रोसेस किया है। एक बार कंडेंस किया फिर दूसरे बार कंडेंस किया, ये तो क्या है तुमने एक बार कंडेंस किया दूसरे बार कंडेंस किया। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, 2 बार कंडेंस हुआ है तो मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, तो फाइनली जो तुम्हारा कंडेंसेट है उसका जो बनेगा, मान लो XA/XB, अगर मान लो तुमने n टाइम्स किया हुआ है, तो n टाइम्स अगर किया हुआ है तो वैसे कैसे, मतलब n टाइम्स का मतलब हो गया कि n टाइम्स तुमने अगर कंडेंसेट किया है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि XA/XB n टाइम्स का मतलब n डैश, 2 डैश था, PA नॉट अपॉन PB नॉट की पावर n-1 NA/NB इंटू क्या बेटा? PA नॉट बाय PB नॉट की पावर n-1। n-1 क्यों हो रहा है? 2 बार तुमने मल्टीप्लाई नहीं किया, देखो n होगा ना भैया, एक बार तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, अच्छा n होगा एक बार यहाँ मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा बताओ? तो फॉर्मूला हो जाएगा P0A/P0B की पावर n। समझ में आ गया? सर ऐसा फॉर्मूला सेपरेशन ऑफ गैसेस में भी था। हाँ वहाँ पे n-1 थे बस। n-1 आया था उसमें, n-1/2 आया था, बिल्कुल रूट अंडर था ना वो। नहीं आया समझ में? सर आ गया सर। सर अगला चैप्टर कौन पढ़ाएगा? क्या बोल रहे हैं सर? अगला चैप्टर जीओसी आप पढ़ाएंगे? एक भूत आ रहे हैं, भूत पढ़ाएंगे सर ये फॉर्मूला फिर से पढ़ाएंगे? बच्चे जानने पूरा पढ़ाएंगे? अभी मैं तो ये चैप्टर खत्म कर दूंगा, चूंकि सर फैजल सर गए हुए हैं बाहर घूमने के लिए, मैंने किया तो मैं खत्म कर रहा हूँ इसको। फैजल सर ने बोला था आज की क्लास में तुम्हारा 2 चीज खत्म करने का है। क्या क्या? तो एक तो तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन खत्म करना है, पॉजिटिव मतलब डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस खत्म, आइडियल सोल्यूशन खत्म करना है, और दूसरा बोला था क्या करना था, एजेट्रोपिक मिक्सचर, और एक चीज और बोला था कुछ तो, हाँ हेनरीज लॉ। मैंने बोला भैया तुम तो जा रहे हो छुट्टी पे आराम से 2-3 दिन के लिए, हमसे ना हम नहीं करवा पाएंगे इतना कुछ, क्योंकि प्रॉब्लम है कि अब जैसे ये तुमको समझाया ना, इसके ऊपर मैं एजेट्रोपिक समझाऊंगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा एजेट्रोपिक। अभी ये वाला टॉपिक इन जनरल नहीं उठता है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन रेयर हैं, बनते हैं बट रेयर बनते हैं। सर तो 2-3 दिन बाद फैजल सर वापस आ जाएंगे? हाँ आ जाएंगे 3 दिन के बाद फैजल सर वापस। फिर आपका हम भी उसके बाद मजे करेंगे, वो मजे कर रहे हैं फिर मैं मजे करूंगा। फिर सर आप भी जाओ। सर समर वेकेशन मिलेगा सर? अबे तुम लोगों को इतना हवा क्वेश्चन काहे होता है बे? चुपचाप पढ़ाई किया रहे समर वेकेशन। जो आपने लास्ट में फॉर्मूला लिखा है, हाँ वो मतलब कैसे लिखा है? कैसे लिखा है? हाथ से मतलब वो सर समझ में आ गया आपने जो भी अब तक समझाया, लास्ट में फॉर्मूला जो लिखा है मतलब कैसे? देखो देखो यहाँ देखो, पहले बार में आया देखो, यहाँ Na/Nb आया। यस सर। P0A/P0B। यस सर। पहला कंडेंसेट था। यस सर। ठीक है, अब इसी का जो वैल्यू आया 1/6, इसी वैल्यू को तुमने दोबारा से किससे मल्टीप्लाई किया? Na/Nb से, सॉरी PA0/PA0। तो ये 1/6 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस 1/6 को देखना ध्यान से बेटा, मैं इस 1/6 को लिख रहा हूं, सुनना, Na/Nb इंटू P0A/P0B, क्या लिख सकता हूं इसको ऐसा छोटू? यस ये तो 1/6 आया था, और दोबारा से क्या मल्टीप्लाई हुआ?
ओके सर ठीक है। आया, दोबारा से मल्टीप्लाई हुआ ये? यस सर ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको बताओ? Na बाय NB टाइम्स ऑफ क्या? P नॉट A बाय P नॉट B की पावर 2। सर वो NA बाय NA प्लस NB नहीं आना चाहिए था, वो 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा ना बार बार। 1/3 से तो इस कारण से हो रहा है ना, 100/3 चिल्लर। अच्छा हाँ, अरे इधर कंफ्यूज हो गया। अरे सर एक क्वेश्चन लिखो। सर इस हाँ। क्वेश्चन में ग्राफ क्या काम? ग्राफ का काम हो गया ना यहाँ, तो ग्राफ तो हमने ऐसे समझा रखा है तो ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज अगर पहली बार में सॉल्व करते, अगर फॉर्मूला नहीं होता तो ग्राफ बनाना पड़ता ना। अपन क्या कर रहे हैं इसमें, एक बार इसमें उठाया इस कंडेंसेट को उठाया, फिर उसके बाद क्या करा, इसको वेपराइज कर रहे हैं, राइट। अच्छा एक बात यहाँ पर, ये तुम्हारा क्या है, ये उल्टा ग्राफ बनाया ना, मैं पहले ऐसा ग्राफ था, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से ऐसे ले लिया, अब इसको हमने क्या करा, छोड़ दिया, तो यहाँ पहुंच गए, फिर ये किया। यही चल रहा था ना इसमें प्रोसेस में, ये तो चल रहा है कि पहले मैंने इसको कंडेंसेट किया, पहले मैंने इसको वेपराइज किया, वेपराइज करने के बाद जो भी सैंपल में उसको कलेक्ट कर लिया, फिर उसको कंडेंसेट कर दिया, है कि नहीं। फिर हमने इसको, ये तो चल रहा है, वेपराइज किया, कंडेंसेट किया, ये तो चल रहा है। यही प्रोसेस चल रहा है जो यहाँ पर हमने बार बार कर रखा है। ये पहला प्रोसेस क्या है बताओ? ये पहला था यहाँ पर वेपराइजेशन। फिर दूसरा क्या है वाला, ये वाला है कंडेंसेशन। फिर ये क्या है तुम्हारा, वेपराइजेशन। फिर ये क्या है तुम्हारा, कंडेंसेशन। या तुम उसको इस तरह से बोल सकते हो कि कंप्रेशन और रिलीज, कंप्रेशन और रिलीज। सर n नंबर ऑफ कंडेंसेट है ना? हाँ, एन नंबर ऑफ कंडेंसेट नहीं है, एन नंबर ऑफ प्रोसेस है। तुम कितनी बार कंडेंसेट कर रहे हो उसको लिखो। नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट कर लिया, इसलिए n-1। एक क्वेश्चन लिखना बेटा, एक क्वेश्चन लिखो। A binary solution containing A and B, a binary solution containing 2 mole of A and 3 mole of B, containing 2 mole of A and 3 mole of B. बताता हूं जैनिस, 2 mole of A and 3 mole of B, a binary solution containing 2 mole of A and 3 mole of B, 2 mole of A and 3 mole of B are allowed to expand and then condensed. This process is repeated for further 3 times. Further 3 times समझ गया मतलब क्या हुआ? टोटल 4 हो गए। टोटल 4 बार किया है। हाँ 4 times है ना। Further 3 times. Find the mole fraction of A and B in the final condensate. Find the this process क्या लिखाया था मैं? Further continued for 3 times. Find the मोल। हाँ लिख, मोल तो दे दिया ना इसका, 2 मोल और 3 मोल दे दिए सर मोल फ्रैक्शन क्या पूछा था क्वेश्चन? Find the mole fraction of A and B in the final condensate. Find the mole fraction of A and B in the final condensate. Given P naught A 200 mm of Hg, 200 mm of Hg, P naught B 800 mm of Hg. फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आंसर बताओ। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। प्रोसेस आइसोथर्मल ही है क्या? हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या होगा आंसर? XA बाय XB। कौन से वाले में? डैश 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 है ना, चौथा वाला ही है ना, बोलो। 4 बार ही है ना भैया साहब? यस सर।
क्या आंसर? 1/384। 2 बाय कितना है बेटा? Na कितना है? 2। Nb कितना है? 3 इंटू 1/384 सर। बाय 800 की पावर 4। हो गया सॉल्व? यस सर। यस सर। क्वेश्चन ऐसा वाला 1/384। कितना आ रहा है? 4 चौके 16 चौके 64 चौके 4 चौके 16 चौके 64 256। कितना? 256 112 सॉरी 112 नहीं 128 है ना? 128 कितना आ रहा है टोटल सॉल्व करने का? 384। तो बताओ क्या क्या होगा फ्रैक्शन? x से क्या होगा? 1/385 और 383/385। 1/385 और xb डबल 384/385। 384। आ गया समझ में? यस सर। कर लो कॉपी। x से xb कैसे किया? क्या बेटा? x से xb कैसे निकाला? देखो याद रखना आज के बाद से ये तरीका सॉर्ट। मान लो xa बाय xb अगर a बाय b है, ठीक है बेटा, तो वैसे केस में xa इक्वल टू होगा a बाय a प्लस b और xb इक्वल टू होगा b बाय a प्लस b। सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है? लिख लो इसको। हो गया सबका? यस सर। सर x से तो खत्म है बिल्कुल। सर आइसोबैरिक कंडीशन आती है तब तो हमें कोई रिलेशंस पता ही नहीं है। तब तो हमें कोई रिलेशन पता ही नहीं है, बिल्कुल सही। तो वो नहीं आएगा। दे देंगे ना, पढ़ाया गया रॉस लॉ डॉल्टन्स लॉ, तो कहाँ से दे देंगे आइसोबैरिक? 2 ही लॉ पढ़ाया गया हमें आज तक जिंदगी। चलो सुनो ध्यान से, अब अगला लिखो बेटा। बहुत हो गया यहाँ वहां की बातें। लिखो बेटा डेविएशन फ्रॉम रॉस लॉ, दैट इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन, मतलब रियल सोल्यूशन। लिखो रियल सोल्यूशन। रियल सोल्यूशन क्या होता है? तो ऑब्वियसली जो आइडियल नहीं है वो रियल है। अब आइडियल क्या होता है? तो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो रॉस लॉ को फॉलो करता है, इजंट इट? आइडियल सोल्यूशन रॉस लॉ को फॉलो करता है। अगर मैं इंटरेक्शन वाइज बात करूं तो आइडियल सोल्यूशन वो होता है जहां पर ए इंटरेक्शन इक्वल टू बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, राइट? लेकिन अगर इन जनरल अगर कोई पूछे व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन, तो बोलना आइडियल सॉल्यूशंस आर दोस सॉल्यूशंस व्हिच फॉलोज Rolle's law, means PS equal to P naught A XA plus P naught B XB, whereas XA is the mole fraction in the liquid phase of A and XB is the mole fraction of B in the liquid phase. अब अगर रियल सोल्यूशन की बात करें तो रियल सोल्यूशन में 2 डेविएशंस पॉसिबल हैं। कौन कौन से? तो एक डेविएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरे को क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव डेविएशन। मतलब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉस लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉस लॉ। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। सबसे पहले तो देखो ध्यान से बाबू, समझने का तरीका इधर सब देखेंगे। पहले लिख लो, उसके बाद बताता हूं क्या है। देखो एक में क्या होता है, सब यहाँ देखो में मतलब आइडियल नेचर से वो सर डिफर कर रहा है ना? हाँ, आइडियल नेचर से डिफर कर रहा है, बिल्कुल सही। एक पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है और एक नेगेटिवली डेविएट कर रहा है, ठीक है बाबा? रॉल्स लॉ के हिसाब से हो रहा है। रॉल्स लॉ को रेफरेंस मानते हुए, रॉल्स लॉ को रेफरेंस मानते हुए एक पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, एक नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है ये समझते हैं, सुनना ध्यान से बाबू लोग। देखो पॉजिटिव डेविएशन को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि जैसे तुम्हारे पास ए और बी 2 चीजें अंदर प्रेजेंट थी। अब ए और बी अगर 2 चीजें अंदर प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली अगर ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन है तो अपन बोलते हैं आइडियल है। लेकिन अगर कभी भी ए बी इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाए ए या बी इंटरेक्शन से, बात समझना बेटा, अगर ए बी इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाए ए या बी इंटरेक्शन से, मतलब जब ए आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, बी जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे और ए बी को जब मिलाया गया, तो अगर ए बी इंटरेक्शन किसी भी एक इंटरेक्शन से कम हो जाए तो वैसे केस में क्या होगा
कि पहले जब ये दो चीजें अलग अलग कंटेनर में थी, ये मान लो पूरा ए प्रेजेंट है और दूसरे कंटेनर में मान लो पूरा बी प्रेजेंट है, समझना ध्यान से बेटा, ये कंटेनर में बी प्रेजेंट है। अब यहाँ जो ए इंटरेक्शन है और यहाँ जो बी इंटरेक्शन है, अब तुम इन दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर सोल्यूशन बनने के बाद जो ए बी इंटरेक्शन होगी, अगर वो किसी भी दोनों में से किसी भी एक इंटरेक्शन से कम हो जाए, मतलब ये कि ए और बी के बीच का इंटरेक्शन कम हो जाए, या तो ए इंटरेक्शन या फिर बी इंटरेक्शन से। बातों को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वल हो गया तब तो तुमने वी वॉल्यूम इसका डाला, वी वॉल्यूम इसका डाला, वी प्लस वी 2v बन गया। बोलो, अगर इक्वल इंटरेक्शन होता है, जैसे कि आइडियल गैस के अंदर होता है, आइडियल सोल्यूशन के अंदर होता है कि अगर तुमने इसका v डाला, इसका v डाला, तो इसका v वॉल्यूम अंदर आया, इसका v वॉल्यूम अंदर आया और दोनों v मिलके 2v बन गए, तो अगर 2v बन जाता तब तो अपन क्या बोलते, ये रियल सोल्यूशन है, क्योंकि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल क्लोज होंगे, अगर मॉलिक्यूल क्लोज होंगे तो वॉल्यूम क्या कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। सोचो, अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगा मॉलिक्यूल क्लोज होंगे, अगर मॉलिक्यूल क्लोज होंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। और अगर मान लो इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, तो वैसे केस में क्या होगा, इंटरेक्शन कम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेट सपोज किसी क्लासरूम का एग्जांपल लेता हूं, मानो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी दोस्ती है, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आगरा सेंटर के अंदर बच्चे एक ही रो में बैठे हुए हैं, तो पूरा रूम खाली खाली से लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि उतने रो में ही वो लोग अपने वॉल्यूम को मैनेज कर रखा है। वेराज अगर मैं बात करूं इस इंदिरापुरम सेंटर की, तो एक यहाँ है, एक उधर बैठा हुआ है, राइट, एक पीछे बैठा हुआ है, तो वैसे केस में इनके बीच का इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, तो पूरा क्लासरूम ऑक्यूपाइड लग रहा है मेरे को। मैं हर कोने में जा रहा हूं, मेरे को एक बच्चा मिल रहा है, वेराज यहाँ पे क्या मिल रहा है, मेरे को एक रो में बस बच्चा मिल रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि नेट इफेक्टिव वॉल्यूम तो यहीं पे बस लाई करती है, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम है ही क्या, पार्टिकल का वॉल्यूम। तो मुझे यहां पर वॉल्यूम कम इसलिए दिख रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा है, और यहां वॉल्यूम इसलिए ज्यादा दिख रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन कम है, सारे मॉलिक्यूल दूर दूर बैठे हुए हैं। तो वैसे ही यहां भी अगर मान लो जब ए आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, बी आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, तो इनका इंटरेक्शन से अगर किसी भी एक इंटरेक्शन से ए बी इंटरेक्शन कम हो गया, तो वैसे केस में ऐसा मतलब हुआ इसका कि बी के आने के बाद नेट इंटरेक्शन क्या हो गया, घट गया। सोचो, यस सर, किसी भी एक से अगर कम हो गया तो नेट क्या हो गया, घट नहीं गया, नेट इंटरेक्शन तो घट गया ना, यस सर, है कि नहीं। तो वैसे केस में किसी भी एक से अगर कम हो गया तो नेट इंटरेक्शन घट गया। अगर नेट इंटरेक्शन घटेगा तो वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा। यस सर, अगर वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा तो बताओ नेट वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तुम मिलाओगे v प्लस v और अंदर जाके मिल जाएगा वो v प्लस 2x। बात समझ में आ रही है, अंदर गया तो बन गया वो 2v प्लस x। क्या बन गया वो 2v प्लस x। अब x क्यों आया बताना, x इसलिए आया बिकॉज ऑफ नेट इंटरेक्शन घटा हुआ दिख रहा है मुझे। बात समझ में आ रही है, यस सर, यस सर, यस सर। तो अपन यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये कंटेनर का वॉल्यूम Vf फाइनल है और इन दोनों को मिला दिया जाए तो मान लो वो Vi वॉल्यूम है, तो मुझे बताओ क्या होगा, Vf की वैल्यू होगी बेटा। अगर Vf की वैल्यू Vi से ज्यादा होगी तो Vf माइनस Vi क्या होगा, मोर देन 0। मतलब क्या हो गया, डेल्टा V क्या हो जाएगा, और ये किसका वॉल्यूम है बेटा, डेल्टा V किसका, ये है कि नहीं, बोलते ही नहीं है। यस सर, यस सर। तो नेट वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ मिल रहा है। यस सर, अगर मैं नेट वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिल रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डेल्टा V इज पॉजिटिव, डेल्टा V इज पॉजिटिव। और ये डेल्टा V पॉजिटिव है, बातों को समझना, यही से सब रिलेशन आ जाएगा सामने। अगर डेल्टा V पॉजिटिव है मतलब धक्का दे रहा है कोई, धक्का देने का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से इंटरेक्शन पुअर हो रहा है मिलने के बाद। तो मुझे इतना बताओ कि धक्का जब देता है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी घटती है या बढ़ती है, घटती है। जहां पे रिपल्सन होता है वहां पर एनर्जी तुम्हें देनी पड़ती है या लेनी पड़ती है, देनी पड़ती, राइट। जहां पर सिस्टम में स्टेबिलिटी घट रही है जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, नेट घट रहा है, तो वैसे केस में आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ी। तो आप मुझे बताओ डेल्टा H कैसा होगा इस प्रोसेस का, पॉजिटिव, पॉजिटिव, आ गया समझ में,
यस सर। डेल्टा एच क्या होगा बेटा? अच्छा, अब डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो इंथैल्पी इस प्रोसेस की पॉजिटिव है। अब मैं जाता हूं अगले वाले पे। डेल्टा एच पॉजिटिव कैसे हो सर? बेटा देखो, जहां पे रिपल्सन होता है वहां सिस्टम में एनर्जी ऐड होती है, ये बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, ये केमिकल प्रोसेस है, इंथैल्पी डिफाइन होगी इसकी। यस सर। अगर ये इंथैल्पी इसकी डिफाइन होगी, ऐसे भी किसी भी प्रोसेस की इंथैल्पी तो डिफाइन होती ही है, इंथैल्पी अगर डिफाइन होगी और सिस्टम एनर्जी ले रहा है, तो केमिस्ट्री में कभी भी सिस्टम एनर्जी लेता है तो कैसा होता है? पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यस सर। बस, आ गया समझ में? तो मतलब एंडोथर्मिक का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। होता ही है, तो पढ़ते ही आ रहे हैं पहले से। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओगे, ये डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा? सॉरी, डेल्टा एच मिक्सचर नहीं, डेल्टा एस मिक्सचर क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। बेटा सुनो ध्यान से, एंट्रोपी कभी पॉजिटिव। अरे सुनो ध्यान से बाबा, एंट्रोपी जो होती है वो कभी भी क्या होती है बताओ? एंट्रोपी कभी भी पार्टिकल के नंबर से बढ़ने से बढ़ती है। रैंडमनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। बात समझ में आ रही है? हायर द नंबर ऑफ पार्टिकल, हायर विल बी व्हाट? रैंडमनेस, इजंट इट? अब जब तुमने दोनों को मिलाया तो पार्टिकल के नंबर तो नेट बढ़े हैं ना भाई? यस सर। तो डेल्टा एच रैंडमनेस बढ़ेगी। मिक्सचर तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये भी बोल सकते हैं। चलिए नॉन स्पॉन्टेनियस है ना? ये नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, प्रोसेस तो हमेशा स्पॉन्टेनियस है। अभी तभी तो हो रहा ही है, नहीं तो होता ही नहीं। प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है। अच्छा मुझे बताओ, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? मिक्सचर तो तुम्हारा सिस्टम है, मिक्सचर तो तुम्हारा सिस्टम है, सराउंडिंग क्या है? उसके आसपास की चीजें। जो इसके आसपास बैठा है, मान लो तुम यहाँ बैठे हुए हो, तो तुम्हारे लिए डेल्टा एस कैसा है? तो तुम्हारे लिए डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है बेटा, डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा एस मिक्सचर। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच अपॉन टी। डेल्टा एच अपॉन टी। टी। तो डेल्टा एच अपॉन टी क्या करेंगे? टी सराउंडिंग मतलब। डेल्टा एच अपॉन टी, यही हीट है जो तुमको अंदर जाना मिल रहा था, इजंट इट? यही हीट तुमने अंदर डाला है, यही हीट अंदर डाला है तुमने। डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ हीट तुमने डाला है बाहर से। तो यही हीट वो है जो तुमने अंदर डाला है, और डेल्टा एच सराउंडिंग भी वही होता है जो हीट बाहर से इन्वॉल्व होता है सिस्टम के अंदर। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या? तो डेल्टा एच बाई टी। अब डेल्टा एच क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच बाई टी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत है इसमें? सर सिस्टम के लिए नेगेटिव, सराउंडिंग के लिए सॉरी। सिस्टम प्लस सराउंडिंग का डेल्टा एस तो 0 होता है हमेशा। क्या होता है सराउंडिंग का डेल्टा एस? डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 0। कहाँ पर होता है ये? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। प्रोसेस में, ये रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है ना। अरे हाँ सर। सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग दैट इज इक्वल टू 0 कब होता है? जब वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो। आ गया समझ में? आ गया, याद आ गया। सर जो आपने कहा कि जो डेल्टा एस मिक्स है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है सर, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम रह गया ना, चेंज कहाँ हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रह गया। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं एंट्रोपी और मिलने के बाद की एंट्रोपी, हमेशा याद रखना एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी होता है एनर्जी एक्सचेंज, द वे यू कैन एक्सचेंज द एनर्जी। हायर द नंबर ऑफ पार्टिकल, हायर विल बी द प्रोबेबिलिटी टू एक्सचेंज द एनर्जी। एंट्रोपी होता क्या समझो? एंट्रोपी आपको लगता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस है, बट एंट्रोपी होता है इट इज द वे बाय विच यू कैन डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी, and that is why universe is expanding. Just because of more the particle in contact, more will be the way to distribute the energy. Let's suppose मेरे पास एनर्जी है और मेरे आसपास इनफाइनाइट चीजें हैं, तो मैं इनफाइनाइट वे में एनर्जी रेडिएट कर सकता हूं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल इंटरेक्ट होंगे, उसके जो उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा बताओ? हायर नहीं होगा। पहले मान लो अंदर में 5 पार्टिकल थे, तो वो 5 तरीके से एक पार्टिकल अपने आप एनर्जी को दे पा रहा था। अब अंदर में तुम्हारे 2 तरह के पार्टिकल तुमने मिक्स कर दिया, अब पार्टिकल के नंबर बढ़ गए, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा
लेट सपोज तुम्हारे पास 2 डाइस है, तुम 2 डाइस के अंदर मानो 2 ही फेस है और 2 ही 1 और 2 लिखा हुआ है, और 2 डाइस है इसमें 6 लिखे हुए हैं, मतलब 1 से लेके 6, 1 से लेके 6, तो बताओ कॉम्बिनेशन कहाँ ज्यादा अच्छा पॉसिबल है? दूसरे में, 6 वाले में। तो वैसे ही यहाँ भी अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। ये मैथ्स में पढ़ा होगा ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कॉम्बिनेशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और ये जो तुम्हारा एंट्रोपी होता है ये कॉम्बिनेशन है, ये प्रोबेबिलिटी बाय विच एनीथिंग कैन रेडिएट एनर्जी होता है, ये कितने तरीके से एनर्जी रेडिएट कर सकता है, इसी को एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस बोलना बहुत ही वियर्ड है, सही क्या होता है, इट इज द वे बाय विच एनीथिंग कैन रेडिएट एनर्जी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट। सर जैसे सर आपने बोला एंट्रोपी इंक्रीज करते जब हम पार्टिकल्स का नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सर अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट में थोड़ा सा और सॉल्वेंट डाल दे तब भी मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी? तभी भी एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी सर, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, कभी भी तुम डालोगे तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, क्योंकि एंट्रोपी को उससे मतलब ही, एंट्रोपी एनर्जी ट्रांसफर है, एनर्जी ट्रांसफर का अगर वे बढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। यस सर। चलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर डेल्टा एस सराउंडिंग अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जब ये दोनों मिलेंगे हाँ तो ज्यादा वेपर फॉर्म करेंगे, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ जाएगी, नहीं ऐसा यहाँ पे ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा। बेसिकली सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा इन टर्म्स ऑफ हीट होती है, तो हीट जब अंदर सिस्टम के अंदर आ रही है तो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग जो एंट्रोपी होगी वो क्या हो रही होगी, वो बढ़ रही होगी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम ही तो, सराउंडिंग ही तो तुम्हारे पास हीट आ रही है, सराउंडिंग ही तो हीट एक्सचेंज कर रहा है सिस्टम के साथ। सराउंड बेसिकली क्या होता है ना, तुम लोग एंट्रोपी को डिग्री ऑफ रैंडम रेस के रिस्पेक्ट में हमेशा देख रहे होते हो, इसलिए तुम गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिस्टम के पास एक हीट थी और सराउंडिंग के पास भी एक हीट है, अब हीट का फ्लो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस रहा होगा, राइट। जब हीट का फ्लो अंदर की तरफ हो रहा है तो वैसे केस में सिस्टम अपनी जगह बैठा हुआ है, सराउंडिंग अपने वे में क्या कर रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है। तो जितने तरीके से वो एनर्जी दे रहा होगा, जितना वे होगा उस चीज को देने का, वही क्या है तुम्हारा एंट्रोपी है। तो वो चूंकि सिस्टम को मिल रहा है, दैट इज व्हाई वी से इट एज पॉजिटिव। एनीथिंग विद सिस्टम इज पॉजिटिव, एनीथिंग आउट ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव इन केमिस्ट्री, ठीक है, चाहे वो डेल्टा एच है, डेल्टा जी है, एनीथिंग, डेल्टा एच है, कुछ भी है। अच्छा यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव, क्यों, प्रोसेस हो रहा है। अच्छा निगेटिव में बताना क्या करेंगे, नेगेटिव में क्या करोगे, तो नेगेटिव में होता है कि अगर ए बी इंटरेक्शन अगर ज्यादा हो, किससे, ए एंड बी बी से, बातों को समझो, दोनों से ज्यादा होना चाहिए, किसी एक से काम नहीं चलेगा। वहां पे क्या था बताओ, यहां पे था ए और बी बी, बट यहां पर क्या है, ए एंड बी बी, मतलब जो अंदर में पहले ए प्रेजेंट था और जो बी बी प्रेजेंट था, बी के आने के बाद ए के साथ जो ए बी इंटरेक्शन है वो दोनों के इंटरेक्शन से क्या है, बेटर है। बात समझ में आ रही है, वो दोनों के इंटरेक्शन से बेटर है। मतलब क्या हुआ, मतलब है कि एक क्लासरूम के अंदर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, बाहर से 10 बच्चे और आ गए, तो जो 10 बच्चे बाहर से आए उनका इंटरेक्शन, जो 10 बच्चे पहले से बैठे थे उनका इंटरेक्शन, ये जो इनकी दोस्ती थी और इनकी दोस्ती थी, इन दोनों की दोस्ती से बेटर क्या हो, जब क्रॉस हो गए उनकी दोस्ती, मिलने के बाद खतरनाक दोस्ती हो गई। तो वैसे केस में आप ही मुझे बताओ, पहले जब बैठे थे ये लोग तो वी वॉल्यूम 2v वॉल्यूम था, और जब आके मिले तो इतना खतरनाक मिले कि सबके सब एक जगह जाके बैठ गए, तो क्या होगा, वॉल्यूम नेट नेगेटिव हट जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ऐसा कि वीएफ जो होगा वो क्या होगा बेटा, वीआई से कम होगा। तो वैसे केस में डेल्टा वी क्या होगा बेटा, नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, अट्रैक्शन बढ़ा है तो बताओ प्रोसेस स्टेबिलिटी की तरफ गया होगा या अनस्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी आएगी, रिलीज होगी, तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। अच्छा व्हाट अबाउट डेल्टा एस मिक्सचर, अभी जस्ट बताया था,
ये तो हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। और व्हाट अबाउट डेल्टा एस सराउंडिंग? नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा, क्यों? डेल्टा एच नेगेटिव होगा क्योंकि अब सिस्टम दे रहा है एनर्जी बाहर, सिस्टम अपने वे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एनर्जी, सिस्टम से कुछ बाहर जा रहा है, तो अपन एंट्रोपी क्या लेके चलेंगे उसका? सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा वो? ऐसे भी याद रखना, सिंपल तरीका क्या होता है, डेल्टा एच सराउंडिंग इक्वल टू डेल्टा एच सिस्टम बाय क्या? डेल्टा एच सिस्टम बाय टी। और डेल्टा एच क्या है? निगेटिव है, तो डेल्टा एच भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। और व्हाट अबाउट डेल्टा जी? प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी क्या होगा? सर तो जब हम डेल्टा एच मिक्स देखते हैं हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इंक्रीज नहीं हो रहे, बट वो कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है ना, मतलब इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बढ़ रहे लेकिन वो कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है। करेक्ट। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बढ़ रहे, बेसिकली पार्टिकल भी बढ़े ही है ना, इंडिविजुअल से बढ़े हैं, तो इंटरेक्शन क्या होगा? मान लो पहले 10 के बीच एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, अब यहाँ क्या हो रहा है? 20 के बीच कर रहा है, तो ज्यादा एंट्रोपी कहाँ होगी बताओ? मान लो मैं 5 लोग इधर से 5 लोग उधर से एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं, तो मेरा तरीका कितना हो सकता है? मैं 5 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरे बगल वाला भी 5 तरीके से। लेकिन मान लो मेरे तरफ 10 लोग हैं, उधर भी 10 लोग हैं, तो मैं 10 तरीके से कर सकता हूँ, बगल वाला भी 10 तरीके से कर सकता है, इजंट इट? तो तरीका बढ़ गया ना ढेर सारा। तो मिलने के बाद नेट नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो क्या होगा? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा उस हिसाब से। आया समझ में? सर नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ बेटा। यस सर। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा, बिल्कुल। सर हम ये जो डेल्टा जी पे कमेंट कर रहे हैं, ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि उस वक्त उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बहुत कम है? वो होता है जब आप केमिकल प्रोसेसेस चला रहे होते हो, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वो डेल्टा जी का एक सबसे छोटा फॉर्मूला है जो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अपन फॉलो करते हैं। डेल्टा जी वो होता ही नहीं जो तुम देखते हो, उतना सा नहीं डेल्टा जी एक फंक्शन है। हाँ सर। डेल्टा जी जो है ना वो पूरा यूनिवर्स है। डेल्टा जी हमें लगता है कि एक छोटा सा फॉर्मूला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, बट वो भी कब है? जब एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही होती है। इसके जब नेट रिलेशन पे जाओगे, जब वो फंक्शन की तरफ डिराइव करोगे, तो डेल्टा जी वो है नहीं जो तुम्हें फॉर्मूला में दिखता है, बट तुम्हारे लेवल पे वही काम का है, तो इस कारण से तुम उसके आसपास ही इर्द गिर्द ही घूम के सोच रहे होते हो। लेकिन याद रखना, कभी भी यूनिवर्स का कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, अगर हो रहा है, तो डेल्टा जी क्या होगा? उसका नेगेटिव होगा। इतना दिमाग में रखेंगे। उसके बाद की बात क्या होगी वो थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ये फॉर्मूला लगा के अपन इसमें, ये वाला फॉर्मूला लगा के अपन इसमें ज्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। पूछो, क्या पूछ रहे हो बेटा निकिता? सर ये पूछ रहे थे कि डेल्टा जी अगर नॉन जीरो है तो फिर हमने ये एक्सप्रेशन कैसे डिराइव कर दिया, डेल्टा एच सराउंडिंग इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी? तो नॉन जीरो नहीं है ना? यस सर, तो वही डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच में अगर जीरो डालेंगे तभी तो हम ये एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। क्यों? ये एक्सप्रेशन डिराइव नहीं कर रहा, हम बोल रहे हैं डेल्टा जी की नेट वैल्यू ही लेस देन जीरो है, और उस एक्सप्रेशन से हम आए ही नहीं है। हम तो इन जनरल बात कर रहे हैं, यूनिवर्स में एनीथिंग व्हिच इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर इज व्हाट? एंट्रोपी नेगेटिव। सर मैं वो सराउंडिंग वाला फॉर्मूला के लिए बारे में बोल रहा हूँ, डेल्टा एच अपॉन टी। अच्छा, इसके लिए बात कर रहे हो बेटा? जो आपने पॉजिटिव वाले में लिखा है ऊपर, डेल्टा एच अपॉन टी, ये वाला फॉर्मूला तो पॉजिटिव साइड में, तो पॉजिटिव डेविएशन में। तो यहाँ पर डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव अपॉन टी इज पॉजिटिव। टेम्परेचर तो नेगेटिव नहीं हो सकता। सर वो डेल्टा एच सराउंडिंग की डेरिवेशन पूछ रही है, डेल्टा एच बाई टी कैसे आया? ये कैसे आया? ये तो लास्ट ईयर पढ़ाया गया था, मैंने बताया था ना, कार्नेट साइकिल को लेके। कार्नेट साइकिल हमने डिराइव किया था, कार्नेट साइकिल को हमने फर्दर आगे आगे अप्लाई किया था, अगर आपको याद हो तो। पर हमारा नहीं हुआ था। नहीं, मैंने 11th में एंट्रोपी तो पढ़ी नहीं। ये रिलेशन में सर वो दूसरा क्लास में सर आप कंटिन्यू कराने वाले थे। हाँ, मैं रिलेशन डिराइव नहीं किया, रिलेशन डिराइव किया था मैंने आपके बैच में, गाजियाबाद वाले बैच में। सर वो तो फार्मूला सर एके में, सर एके डेल्टा जी नहीं, ये फार्मूला डिराइव होता है बेटा, फार्मूला डिराइव। डेल्टा जी जीरो होगा तभी आएगा ना ये फॉर्मूला।
अच्छा ये बोलो डेल्टा जी 0 होगा तभी आएगा, ऑब्वियसली वो फॉर्मूला डिराइव नहीं किया तो डेल्टा एस वैसे भी सराउंडिंग वो सिस्टम होता है उसमें, तो वो सराउंडिंग होता ही नहीं है वहाँ पे। जो हमारी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, उसमें तो वो सिस्टम होता है ना वहाँ पे जो डेल्टा एस होता है। करेक्ट, सराउंडिंग होता ही नहीं है, सराउंडिंग नहीं। डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था क्यू बाई टी आता है। एनीवेज इसको बाद में बात करेंगे सर। हाँ सर अपनी कक्षा में तो हुआ ही नहीं था एंट्रोपी वाला पार्ट, तो समझने में बहुत दिक्कत आ रही है। इसमें तुमको दिक्कत वाली बात ही नहीं है बेटा, इतना समझ लो कि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ हायर द नंबर ऑफ पार्टिकल हायर द वे टू कंबाइन। बस इतना बात समझ लेंगे, हायर द वे टू डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी, खत्म, इतना ही समझेंगे। और डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है वो डेल्टा एच बाई टी होता है। डेल्टा एच बाई टी क्या होता है, तो हीट इंथैल्पी होती है जो भी प्रोसेस की होती है डिवाइड बाय टेम्परेचर। अगर ये पॉजिटिव है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा। बस ये दो चीजें बस दिमाग में रखनी है, इसमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है नहीं, होता तो फिर इसके ऊपर बात कर रहे होते। और 2 लेक्चर मैं अपलोड करवा दूंगा, मेरे जो लेक्चर हैं अदर क्लासेस के, वो देख लेना फिर अगर इतना प्रॉब्लम है तो। सर नेक्स्ट क्लास आप ही की है? नेक्स्ट क्लास भी मेरी है अभी तुरंत। अभी खत्म करना था इसको बट ये खत्म हो नहीं पाया तुम्हारा। अब ज्यादा क्वेश्चन अगले सेशन में मत तो खत्म नहीं हो पाएगा। कल लेंगे क्लास, कल लूंगा क्लास। हाँ कल भी 2 मिल गया, कल भी 2 मिल गया, क्लास है तो सर कल स्केड्यूल डलवा देना सर। छुट्टी वाला दिन कल एक क्लास होगी शाम में, कल एक क्लास शाम में होगी क्योंकि उनके आने से पहले मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा। वो आएंगे तो फिर फ्रेश स्टार्ट करेंगे, कोई और टीचर हैं जो जीओसी पढ़ाएंगे, ठीक है। कौन से टीचर? सर शुरू से ही पढ़ाएंगे ना वो भी? क्या? हाँ सर शुरू से ही पढ़ाएंगे ना? तो फैजल सर को बुला लो। फैजल सर को है, फैजल सर अगला चैप्टर पढ़ाएंगे फिजिकल में ही, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर, मिलते हैं फिर।